रात का समय था। जयेश और टीना साथ में जंगल के पास बने जयेश के पिता के फार्म हाउस में बैठे थे। तुम्हारे पापा का फार्म हाउस तो बहुत ही बड़ा है यार। पिताजी को ये फार्म हाउस बहुत पसंद है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद ये फार्म हाउस वो मेरे नाम कर देंगे। क्या सच में? तो ये फार्म हाउस हमारा हो जाएगा? बिल्कुल, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तब। जब जयेश और टीना बात कर ही रहे थे, उसी वक्त खिड़की के बाहर कुछ हलचल की आवाज आती है। जयेश, क्या तुमने कुछ महसूस किया? चिंता मत करो टीना, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। चलो टीवी चालू करके कोई मूवी देखते हैं। मगर मुझे मूवी देखने का मन नहीं है। कुछ गाना वगैरह लगा दो ना, वही सुन लेंगे। हाँ, शायद यहाँ पर पुराने गानों की कैसेट रखी होगी, वही लगाता हूँ। जयेश कैसेट ढूंढकर गाना बजाना शुरू करता है और खिड़की के बाहर मुंजिया बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था। जैसे ही वो ये गाना सुनता है, वो भागा भागा फार्म हाउस में खिड़की से घुस जाता है और खिड़की के पर्दे के पीछे से खड़े होकर गाना सुनने लगता है। उतने में ही टीना कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, गाना बंद कर दो ना। जयेश टीना की बात मानकर गाना बंद कर देता है। गाना बंद होने की वजह से मुंजिया एकदम जोर से चीखता है। जयेश, जयेश भागो! उतने में ही मुंजिया उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। मुंजिया उनकी पेट की अतड़ियां खा जाता है और उनका शरीर वहीं छोड़ देता है। जयेश और टीना जब फोन नहीं उठाते तो परेशान होकर जयेश के माता पिता उसे ढूंढने के लिए उस फार्म हाउस में आते हैं और उन्हें जयेश और टीना की लाश दिखाई देती है। ये कैसे हो सकता है? किसने तुम्हें मार दिया? मेरा इकलौता बेटा था। इस केस के लिए पुलिस कमिश्नर खुद फार्म हाउस आते हैं और जयेश के पिता से बात करते हैं। कुछ भी करो कमिश्नर साहब, मगर उस खूनी को ढूंढ निकालो। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, मगर ये पहली बार नहीं है कि कोई इस तरह से मारा गया हो। इसके पिछले महीने भी ऐसे 3 केसेस आ चुके हैं जिसमें लोगों की पेट से आतें गायब रहती हैं, मगर वो अब तक पकड़ा नहीं गया है और ना ही हमें पता है कि उस खूनी का इरादा क्या है। मगर एक बात हमने जंगल के पास रहने वाले लोगों से सुनी है। क्या कमिश्नर साहब, बताइए, आपने क्या सुना है? उन लोगों ने बताया है कि जंगल में कोई प्रेत रहता है जो गाने की धुन या फिर गाना सुनकर आकर्षित होता है। कुछ लोगों ने उसे अपनी आंखों से भी देखा है, जो कहते हैं कि वो एक बच्चे का प्रेत है। मुझे भी लगा ही था। जब मैंने अपने बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड को उस हालत में देखा था, मैं समझ गया था कि किसी इंसान का काम नहीं है ये। जयेश के माता पिता दोनों ही ये तय करते हैं कि वो किसी तांत्रिक से मिलेंगे। दोनों मिलकर रात के अंधेरे में जंगल में उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक तांत्रिक दिखाई देता है जो अपना यज्ञ कर रहा होता है। बाबा जी सुनिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। बताओ, ऐसी कौन सी मदद चाहिए जो तुम इतनी रात को इस घने जंगल में चले आए? इस जंगल के पास हमारा एक फार्म हाउस है जहाँ पर किसी प्रेत ने हमारे बेटे को बड़ी ही हैवानियत से मार दिया। इसीलिए हम आपकी मदद चाहते हैं, ये जानने में कि वो प्रेत कौन है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तुम जिस प्रेत की बात कर रहे हो वो कोई ऐसा वैसा प्रेत नहीं है। उसके पास शैतान की दी हुई शक्तियां हैं। उस प्रेत का नाम मुंजिया है, जो कभी इंसान हुआ करता था। मुंजिया? ये बच्चे का प्रेत है? बाबा, इसके बारे में हमें और बताइए। हाँ बाबा जी, ये मुंजिया की कहानी क्या है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? ठीक है,
तो ध्यान से सुनो ये कहानी। बहुत साल पुरानी कहानी है, जब एक पुरानी हवेली में एक माँ अपने बेटे मुन्ना के साथ रहा करती थी। मुन्ना के पिता का निधन मुन्ना के पैदा होने से पहले ही हो गया था। मुन्ना अपनी माँ जया से बहुत प्यार करता था और मुन्ना की माँ बहुत अमीर घराने से थी। मुन्ना, आ जाओ, खाना खा लो। खाना खाने का वक्त हो गया है। हाँ माँ, आया। बस थोड़ी ही देर में मेरा पजल खत्म होने वाला है। नहीं, अभी तुरंत नीचे आओ, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा आज। समझ में आई मेरी बात? ओह माँ, रुक जाइए ना प्लीज। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं आते हो। अभी तुम्हारा पसंदीदा गाना लगाती हूँ। जैसे ही जया वो गाना लगाती है, मुन्ना भागा भागा अपनी माँ के पास चला आता है। मुन्ना, अब अपना पजल छोड़कर कैसे आ गए? हाँ माँ, ये धुन आपने बनाई है, इसीलिए ये धुन मुझे और भी प्यारी है। ओह मुन्ना, काश तुम्हारे पिता आज यहाँ होते तो वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। चलो जल्दी से खाना खा लो। एक दिन जया ऐसे ही मुन्ना को बुलाने के लिए गाना बजाती है और मुन्ना भागकर घर आने लगता है और अचानक से वो गाना रुक जाता है। जैसे ही मुन्ना घर में पहुंचता है, वो देखता है कि उसके चाचा और चाची वहां पर खड़े हैं और उसकी माँ जया जख्मी हालत में वहीं पर गिरी हुई है। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी माँ तो अभी दम तोड़ देगी और फिर हम तुम्हें मारेंगे और फिर ये घर और तुम्हारे पिता की छोड़ी हुई जायदाद हमारी हो जाएगी। माँ, छोड़ दीजिए मेरी माँ को, छोड़ दीजिए। जैसे ही मुन्ना के चाचा और चाची मुन्ना की तरफ बढ़ते हैं, जया उनका पैर पकड़ लेती है। भागो मुन्ना, भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। छोड़ो, हमारा पैर छोड़ो। मुन्ना वहां से भाग जाता है, मगर जैसे ही मुन्ना जंगल की तरफ भागता है, उसके चाचा उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। ये जंगल की तरफ भाग गया, ये वहां खुद ही मर जाएगा। मुन्ना जंगल में रो रो कर भाग जाता है। माँ, नहीं माँ, माँ, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जैसे मुन्ना जंगल के बीच में पहुंचता है, वहां पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है और अचानक से एक शैतानी आवाज आती है। मुन्ना, मुन्ना, मैंने सब देखा मेरे बच्चे, किस तरह से उन्होंने तुम्हारी माँ की हत्या की। तुम्हारी माँ ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, मगर फिर भी इस दुनिया के लोगों ने उन्हें बेरहमी से मार दिया। क्या तुम इसका बदला नहीं लेना चाहते? मैं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया जल जाए जहाँ पर ऐसी दरिंदगी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया को जलाऊं। तुम अपना बदला ले सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी अगर तुम अपने आप को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें इतनी शक्तियां दूंगी कि तुम अपना बदला ले सकोगे। बोलो, मुझे अपनी आत्मा सौंपोगे? हाँ, मैं सौंपूंगा अपनी आत्मा। मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता जहाँ पर मेरी माँ को बेरहमी से मार दिया गया हो। मुन्ना जैसे ही ये कहता है, वो एक राक्षस में बदल जाता है। क्योंकि तुम अपनी माँ के कारण राक्षस बन रहे हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम मुन्ना नहीं, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का नाम साथ में। मुंजिया अपने घर लौट जाता है, जहां उसकी माँ जमीन पर पड़ी होती है और उसके चाचा और चाची बड़ी ही खुशी से बात कर रहे होते हैं। और अचानक से घर की खिड़की से मुंजिया अंदर आ जाता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। तब से लेकर आज तक जब भी कोई गाना बजता है तो मुंजिया वहां भागा चला जाता है, और अगर गाना रोक दें
तो वो उन्हें मार देता है, क्योंकि उसकी माँ जया के समय भी उसके चाचा चाची ने गाना रोक दिया था। बाबा, आप ही हमें बताइए कि हम इसे कैसे रोके। हम नहीं चाहते कि जो हमारे बेटे के साथ हुआ आगे किसी और के साथ हो। मेरे पास एक खंजर है जो उस पर काम करेगा, और मेरे पास एक योजना है जिससे तुम उस मुंजिया को बुला सकते हो। तांत्रिक उन्हें खंजर देता है और योजना बताता है, और जयेश के माता पिता अपने फार्म हाउस में जाते हैं और मुन्ना की माँ जया जो गाना बजाया करती थी वो गाना बजाने लगते हैं, और थोड़ी ही देर में मुंजिया वहाँ पर आ जाता है। मुंजिया, तुमने मेरे बेटे को मारा था। अब मैं आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। जयेश की माँ गाने को बंद कर देती है, और जैसे ही मुंजिया अपने नुकीले हाथों से वार करने ही वाला होता है, उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। जब वो देखता है तो मुंजिया को अपनी माँ दिखाई देती है। बस हो गया, तुमने बहुत कष्ट उठा लिया, अब और मत तड़पो। आ जाओ मेरे पास मेरे बच्चे, और मेरे साथ चलो। मुंजिया थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जयेश के पिता उस खंजर से उसके दिल पर वार करते हैं और मुंजिया भाव की तरह गायब हो जाता है। बज रहे थे। सुंदर वन की सुंदर पहाड़ियों पर एक बस तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। उस बस के अंदर बहुत से यात्री सवार थे। तभी अचानक बस ड्राइवर ने बस को रोककर साइड में खड़ा कर दिया और यात्रियों से बोला, अरे बस अब 2 घंटे बाद आगे बढ़ेगी। ड्राइवर की बात सुनकर रितेश नाम का एक यात्री झुंझला कर बोला, ये क्या कह रहे हो ड्राइवर? 5 मिनट में हम सब सुंदरवन पहुंच जाएंगे। बस को रोकने का मतलब क्या है, वो भी इस घने जंगलों के बीचों बीच? अरे भाई साहब, हम सब की भलाई इसी में है। सुंदरवन के अंदर जाने का रास्ता एक टनल से होकर जाता है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? पहाड़ी इलाकों में तो अक्सर टनल होती ही है ना। भला उस टनल से तुम्हारा बस रोकने का क्या मतलब है? अरे भाई साहब, वो टनल भूतिया है, मौत की भूल भुलैया कहते हैं उसे। सैकड़ों यात्री उस टनल के अंधेरों में खो गए जो आज तक नहीं मिले, और जो कुछ यात्री मिले भी तो बेहद भयानक अवस्था में। किसी का सर गायब मिलता है तो किसी का दिल गायब मिलता है, तो केवल किसी का कंकाल। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। अरे ये बकवास बातें नहीं है साहब, सब सच्ची बातें हैं। लेकिन तुम शहरी लोग पता नहीं क्यों इन बातों को नहीं मानते। तभी वो पूरा इलाका किसी भयानक आवाज से थर्रा उठा। सभी यात्रियों के चेहरे पर डर के भाव लहराने लगे। मेरी बात मानो साहब, जान है तो जहान है। अरे जंगल में सब जानवर एक साथ होकर आपस में लड़ते हैं तो कुछ इस तरह की आवाजों का शोर उत्पन्न हो जाता है। मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हारी इन जाहिलाना बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लगता है सुंदरवन पहली बार आए हो। मैं सुंदरवन गांव का ही रहने वाला हूँ बेटा। कंडक्टर और ड्राइवर की बात सही है, इन बातों पर विश्वास करो। देखो, सारे यात्री इन दोनों की बात से सहमत हैं। सारे यात्री गलत नहीं हो सकते बेटा। अगर सारे यात्री चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सही हैं। एनीवे, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं और मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, तो मैं इस जगह पर 2 घंटे बिल्कुल नहीं बिताने वाला। कंडक्टर और ड्राइवर ने रितेश को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर रितेश ने उन दोनों की बात नहीं मानी। वो अपना बैग कंधे पर टांग कर पैदल ही निकल गया। रितेश के पास एक छोटी सी टॉर्च थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था, मगर वो कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? क्या और कोई भी है यहाँ पर? मगर रितेश की आवाज टनल में ही गूंज कर रह गई। टनल में उसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। रितेश को बड़ा ही अजीब सा महसूस होने लगा।
रितेश ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली और वो दौड़ने लगा। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे एक हल्की सी रोशनी नजर आई। रितेश समझ गया कि टनल का रास्ता खत्म होने वाला है। तभी एक भारी आवाज रितेश के कान में टकराई। रुक जाओ। उस आवाज को सुनकर रितेश के पांव अपनी जगह जम गए और वो टॉर्च की रोशनी में आगे पीछे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। तभी उसकी निगाह टनल के एक अंधेरे कोने पर पड़ी, जहां पर कोई खड़ा हुआ था, जिसकी लाल लाल रक्त जैसी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। डर की वजह से ही रितेश के हाथ पांव फूल गए। तभी उसकी नाक से एक असहनीय दुर्गंध टकराई। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखा ही था कि तभी वो आंखें उसके बहुत करीब आ गईं। रितेश की दिल दहला देने वाली चीख उस अंधेरी टनल में गूंज गई। इस घटना के 1 महीने बाद दिल्ली। रागिनी अपने दोस्त राहुल और दिशा के साथ बैठी हुई थी। रागिनी का उदास चेहरा देखकर दिशा रागिनी से बोली, कब तक ऐसी उदास रहोगी रागिनी? रितेश की मौत का हम सबको बहुत दुख है। हाँ दिशा सही कह रही है रागिनी, तुम्हें इस तरह से उदास नहीं होना चाहिए। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे सुंदरवन के जंगलों के फोटो खींचकर लाने थे, मगर मैंने उसे अपने बदले भेज दिया। अगर मैं उसे सुंदरवन जाने के लिए नहीं बोलती तो आज वो जिंदा होता। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आखिर रितेश की लाश सुंदरवन के पास जंगल के कुएं के अंदर कैसे मिली? यही सोच सोच कर मैं पागल हुई जा रही हूँ दिशा। पुलिस के मुताबिक रितेश सुंदरवन से 5 किलोमीटर दूर पहले उतर गया था और सारे यात्रियों ने उसे सुंदरवन की ओर जाते देखा भी था। समझ में नहीं आता फिर उसकी लाश सुंदरवन से 20 किलोमीटर पीछे उस जंगल के कुएं में कैसे मिली? मैंने सुना है कि सुंदरवन जाने का रास्ता जिस टनल से होते हुए जाता है वो टनल भूतिया है। कहते हैं वहां पर अक्सर यात्री गायब हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक कंडक्टर और ड्राइवर ने रितेश को चेतावनी भी दी थी, मगर रितेश ने उनकी बात नहीं मानी। What nonsense, राहुल। विश्वास तो नहीं करता दिशा, लेकिन जिस तरह से रितेश की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है उससे मैं काफी कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आज सुंदरवन जाने के लिए निकल रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो कौन सी ऐसी भूतिया टनल है जहाँ आदमी जाता तो जिंदा है, मगर उसकी लाश उसके 20 किलोमीटर दूर पीछे कुएं में मिलती है। तुम अकेले नहीं जाओगी दिशा, हम दोनों दोस्त भी तुम्हारे साथ जाएंगे। राहुल सही कह रहा है रागिनी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। दिशा और रागिनी राहुल की कार में बैठ गई और राहुल ने अपनी कार सुंदरवन की ओर दौड़ा दी। वो तीनों अपनी कार से बाहर निकल आए। उन तीनों के हाथ में बड़ी बड़ी टॉर्च थी। तभी उन तीनों के कानों में उस टनल के अंदर किसी की चीख टकराई। चीख सुनकर रागिनी बुरी तरह से चौंक गई। ये चीख तो रितेश की है। राहुल, जो यहाँ आने से पहले बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, कपकपाते हुए बोला, ये चीखें तो रितेश की ही हैं और रितेश को मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? कहीं हम लोग रात के वक्त इस टनल के अंदर जाने की गलती तो नहीं कर रहे? दिन में तो यहाँ पर रोड चालू हो जाता है। रितेश की मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें रात में ही इस टनल के अंदर घुसना होगा। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। चलो चलते हैं। राहुल, दिशा और रागिनी अपनी कार के अंदर दोबारा बैठ गए। राहुल ने तेज स्पीड में कार दौड़ा दी, मगर उसकी कार टनल के अंदर कुछ ही दूर चली थी कि अचानक कार की हेडलाइट्स बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। गाड़ी रोको राहुल! राहुल ने तुरंत पैर से ब्रेक दबा दिए। अरे यार, अब ये कार को क्या हो गया? ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तभी उन तीनों को
बहुत दूर से एक हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। अचानक तीनों के कानों में रितेश की आवाज टकराई। रुक जाओ। उन तीनों ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उनके डर से रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद उन सब के शरीर उस अंधेरे में तीनों को नजर आने लगे। वो सब बहुत भयानक दिखने वाले मुर्दे थे जो राहुल, दिशा और रागिनी को खाने वाली नजरों से देख रहे थे। उन भयानक चेहरों में राहुल भी एक भयानक मुस्कान लिए हुए उन तीनों की ओर देख रहा था। भागो यहाँ से। राहुल के इतना बोलते ही दिशा और रागिनी राहुल के साथ भागने लगी। उसने एक ही झटके में राहुल को पकड़कर दबोच लिया और अपने पंजे उसकी गर्दन में घुसेड़ दिए। राहुल की दिल दहला देने वाली चीख टनल में गूंज गई। भागना जारी रखो रागिनी, उन सब ने लगता है राहुल को खत्म कर दिया। लेकिन राहुल, अगर हम दोनों भी यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। दिशा और रागिनी पूरे शरीर की ताकत लगाकर वहाँ से अंधेरे में भागने लगी। उन्हें नहीं पता था कि वो अंधेरे में किस दिशा की ओर भागे जा रही थी। तभी दोनों को उस टनल में एक द्वार नजर आया जिसके अंदर लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ था। उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो जमीन की गहराइयों में उतरती जा रही हो। अचानक उन दोनों का शरीर पानी से टकराया। उन दोनों के हाथ में अभी टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी में जब उन दोनों ने आसपास देखा तो उन दोनों ने पाया कि वो एक प्राचीन बड़े से कुएं के अंदर थी। ये हम कहाँ आ गए? ये तो बहुत पुराना प्राचीन कुआं लगता है रागिनी। रितेश की लाश शायद इसी कुएं से बरामद हुई थी। दिशा ने इतना बोला ही था कि तभी राहुल की लाश उन दोनों के ऊपर से कुएं में आकर गिर गई। कोई है क्या? हमें यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज हमें यहाँ से कोई बाहर निकालो। तभी उन दोनों के कानों में कुएं के ऊपर से एक भारी आवाज टकराई। घबराओ मत, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, तुम दोनों इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ, लेकिन जल्दी करना। कुछ ही क्षणों में एक मोटी रस्सी उन दोनों के सामने लटक रही थी। दिशा और रागिनी उस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उन दोनों के सामने एक बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति अजीब से अंदाज में उन्हें देख रहा था। तुम दोनों इस कुएं के अंदर कैसे आई? इस जंगल में तो कोई नहीं आता और यहाँ का कुआं शापित है। यहाँ अक्सर मुसाफिरों के कटे फटे शव मिलते हैं। रागिनी एक ही सांस में सारी घटना उस बूढ़े व्यक्ति को बताने लगी। समझ गया, तुम्हारा दोस्त उस भूतिया रहस्यमय टनल का शिकार हुआ था कि उस टनल के अंदर अर्ध पुरुष का राज है। अर्ध पुरुष? क्या कहना चाहते हैं आप? आज से करीब 200 वर्ष पूर्व ये खंडहर वीरान नहीं थे, बल्कि यहाँ पर एक गांव बसा हुआ था जिसे आज के लोग पुराने सुंदरवन के नाम से जानते हैं। उस समय सुंदरवन के गांव के वासी इसी गांव के कुएं में पानी पिया करते थे। कहते हैं कि गांव के मुखिया में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका आधा हिस्सा इंसानों जैसा था और आधा हिस्सा अजीब से दिखने वाले किसी जानवर की तरह। सभी गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उनका मानना था कि मुखिया भगवान का नहीं बल्कि शैतान का पुजारी था। मुखिया के घर में किसी इंसान ने नहीं, एक शैतान ने जन्म लिया था। उस बच्चे को गांव के लोग डर की वजह से अर्ध पुरुष के नाम से जानते थे। जवान होकर उस अर्ध पुरुष ने गांव के ही लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया। उस दौर में वो टनल एक गुफा थी।
वो गांव के लोगों को उस गुफा में मार कर खा जाता और उनकी हड्डियों को इसी कुएं में फेंक देता। जब गांव में अंग्रेजों का आना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने गांव के विकास के लिए उसी गुफा को काटकर एक टनल बना दिया। जब कुछ मजदूर उस गुफा को काटकर टनल के रूप में तैयार कर रहे थे, तभी वो अर्ध पुरुष उन सबको मार कर खा गया। अंग्रेजों ने क्रोधित होकर उस अर्ध पुरुष को उसी टनल में जिंदा जला दिया। जब उसे अंग्रेजों ने जिंदा जलाया था, वो रात का समय था। तब से आज भी रात के समय वो उस टनल में अपने शिकार का इंतजार करता है और वो जिन लोगों को मारकर खाता है, उनकी आत्माएं उसके वश में आ जाती हैं। हमने तो सुना था कि यह टनल हॉन्टेड है, लेकिन इतनी बारीक जानकारी आपको कैसे मिली? दिशा की बात सुनकर वो बूढ़ा रहस्यमयी नजरों से दिशा की ओर देखते हुए बोला, क्योंकि वो अर्ध पुरुष कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। बूढ़े ने इतना कहा ही था कि तभी कुएं के अंदर से बहुत तेज किसी के हंसने की आवाजें गूंजने लगी। देखते ही देखते उस कुएं के अंदर से राहुल अपना भयानक चेहरा लेकर बाहर निकलकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। दिशा और रागिनी के सामने वही टनल वाले भयानक चेहरे खड़े हुए थे। उस बूढ़े का रूप अब परिवर्तित हो चुका था। वो बूढ़ा उसी भयानक प्राणी की शक्ल में आ चुका था। कुछ ही देर में रागिनी और दिशा की चीख उस जंगल में गूंज गई।